Hello friends, how are you? Welcome back to our channel Study PYQ and this is सत्यम परमार। फ्रेंड्स, जो अपनी ज्योग्राफी से संबंधित सीरीज चल रही है 10,000 प्लस क्वेश्चंस वाली, जिसमें कि हम PYQ प्लस MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि डिटेल में रहेंगे। इसमें आज हम देखेंगे यूपी PGT 2009 का पेपर, जो कि एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या के साथ में इसको हम कराएंगे। इससे पहले 2010 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी जा करके देखें। चलिए अपना आज का शुरू करते हैं सेशन। एक मिनट, क्वेश्चन तो ऊपर रह गया, इनका सही से चयन करना है। इसमें पूछा गया है झूमिंग कृषि ये कहाँ पे होती है। झूमिंग कृषि अगर आप जाओगे उत्तर पूर्वी भारत जो है आपका, वहाँ पे झूमिंग कृषि सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। केगिन जो होती है, ये केगिन मिलेगी कहाँ पे, फिलीपींस में। रोक्का कहाँ पे मिलती है, ये ब्राज़ील में मिलती है। और ये मसोले कहाँ पे मिलती है, मसोले मिलेगी आपको कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, झूमिंग कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये सभी कौन सी कृषि हैं, स्थानांतरित जो कृषि होती हैं उनके नाम हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो ये नाम आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाएंगे। झूमिंग कृषि कहाँ पे हो जाएगी, उत्तर पूर्वी भारत में। केगिन कहाँ पे हो जाएगी, फिलीपींस में हो जाएगी। ब्राज़ील में रोका। मसोले हो जाएगी कांगो गणराज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वोत्तम श्रेणी ये कहाँ पे है। सर्वोत्तम जो श्रेणी है संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्ट इंडीज हो जाएगी, ए का थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। मध्यम श्रेणी कौन सी हो जाएगी, मध्य एशिया गणराज्य हो जाएगी। और निम्न श्रेणी हो जाएगी आपके ब्राज़ील तथा भारत। ठीक है, ये इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बोलगा जलमार्ग बोलगा डॉन नहर द्वारा किस सागर से जुड़ा हुआ है। कौन से सागर से जुड़ा हुआ है ये, तो ये जुड़ा हुआ है काला सागर से। बी ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। चलिए इधर देख लेते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको देख लेते हैं। बोलगा नदी प्रणाली का जल कैस्पियन सागर में गिरता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कहाँ पे गिरता है इसका जल, कैस्पियन सागर में जाता है बोलगा नदी का। वह डॉन नदी एजोब सागर के माध्यम से काला सागर तक जुड़ी हुई है। कौन सी है ये, डॉन नदी जो है वो किससे जुड़ी हुई है, एजोब सागर के माध्यम से होकर के काला सागर से जुड़ी हुई है। बोलगा डॉन नहर के माध्यम से बोलगा नदी को डॉन नदी से जोड़ दिया गया है। किससे जोड़ दिया गया है, बोलगा नदी को डॉन नदी से जोड़ा गया है, जिसके कारण बोलगा जलमार्ग डॉन नदी के माध्यम से होकर के एजोब सागर होते हुए काला सागर तक जुड़ गया है। यानी कि डायरेक्ट नहीं जुड़ी है, पहले जुड़ी हुई है कौन, बोलगा से फिर डॉन को जोड़ा गया है, डॉन के बाद में फिर वो एजोब सागर से होते हुए कहाँ पे जाती है, काला सागर में जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आयात और निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को कहते हैं। मूल्यों में जो अंतर होता है आयात और निर्यात के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, अनुकूल व्यापार संतुलन या फिर प्रतिकूल व्यापार संतुलन या फिर घाटा जनित व्यापार। तो जो आयात और निर्यात के बीच का संबंध होता है उसको व्यापार संतुलन बोला जाएगा, ना कि अनुकूल प्रतिकूल वगैरह वगैरह। व्याख्या इसकी देखेंगे, किसी देश के आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब निर्यातों का मूल्य आयातों के मूल्यों से अधिक होता है तो इस स्थिति को अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। यानी कि क्या होता है, जब कोई चीज़ हम आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं और कोई आयातों का मूल्य उससे क्या है ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए अनुकूल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है, यानी कि कोई हम चीज़ हम बाहर से ले रहे हैं और जो हमारी चीज़ बाहर जा रही है उसका मूल्य ज़्यादा है बाहर से आने वाली चीज़ का, और हमारी चीज़ का मूल्य कम है, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रतिकूल व्यापार बोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है, कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो ये 7वां स्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 2.43% इसमें क्षेत्र आता है। केवल रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया इससे बड़े देश हैं। कितने बड़े हो गए ये, 6 बड़े देश हो गए जो कि भारत से बड़े हैं। देश का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में जाएं तो
2933 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कंप्यूटर चिप के लिए, सिलिका उत्पादन के लिए, कोका कोला के मुख्यालय के लिए, या फिर रसायनों के लिए। तो ये जो सिलिकॉन घाटी है आपकी, सिलिकॉन वैली, ये कंप्यूटर चिप के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। ये व्याख्या इसकी अपन देखेंगे। सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इंपोर्टेंट है, कहाँ पर स्थित है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर यूएसए में स्थित है। कंप्यूटर, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में लगने वाली चिप का निर्माण सिलिका का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका के जिस क्षेत्र में इस चिप का निर्माण होता है उसे सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत में बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है, यानी कि जो भारत में बनती हैं ये सब प्रौद्योगिकी की जो चीज़ें बनती हैं वो कहाँ पे बनती हैं? बेंगलुरु में, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका कि भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है या फिर कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, ये किसके कारण बनते हैं? नदी अपनी तली को तीव्र गति से काटती है, अगर तीव्र गति से काटेगी तो तटबंध नहीं बनेंगे। नदी अपने किनारों को काटती है, नदी डेल्टा का निर्माण करती है, या फिर नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। तो जब तटों पर जमा करेगी तभी तो वहाँ पर क्या ज़मीन बनेगी या फिर तटबंध बन जाएंगे। तो ये कैसे बनेंगे? नदी का जो बाढ़ है वो मलबा तटों पर जमा कर देती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देखेंगे। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को, जो हम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, उन्हें क्या कहलाता है? तट कहते हैं। यानी कि नदी है आपकी, ये नदी बह रही है और इसके बगली में क्या है? अगल बगल में दोनों साइड में तट बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर निक्षेप बने हुए हैं जो अपने साथ में मलबा वगैरह लेकर के आती है। तो क्या होती है, जब नदी का बहाव आगे की ओर होता जाता है और तो उनकी दिशा कम हो जाती है, चौड़ाई कम हो जाती है, तो क्या बन जाते हैं? तट बन जाते हैं। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? तटबंध कहा जाता है। इससे बाढ़ के समय सुरक्षा होती है। जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी क्या होता है? इन्हीं रास्ते से होकर के जाता है। इन तटबंधों से क्या हो जाता है कि वो रास्ते में नहीं आता है जहाँ पर लोग रहते हैं। अतः इन बंधों के प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। जो कैसे बनते हैं? प्राकृतिक बनते हैं। तुमने बनाया, हमने बनाया, हम किसी ने तो नहीं बनाए ना, ये प्रकृति के द्वारा नदी ने खुद ही बनाए हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। तटबंध के टूट जाने से प्राय भयंकर बाढ़ आ जाती है। क्या आती है? बाढ़ आती है भयंकर। इसी कारण से हांगो को चीन का शोक कहा जाता है। क्या हो जाता है? हांगो नदी है उसको चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर करके बाढ़ आती रहती है। क्वेश्चन आपका ये है कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है? ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया था? ये किसने किया था? डेविस ने, एल.सी. किंग ने, जे वॉल्टर ने, या फिर पसरिए ने। तो इसका जो अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृति थी उनका अध्ययन किया था पसरिए ने। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देखेंगे। शुष्क एवं अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में यांत्रिक तथा रासायनिक अपक्षय होता है। कौन कौन सा होता है? यांत्रिक होता है, केमिकल एंड ये रासायनिक अपक्षय होता है, यहाँ पे वेदरिंग होती है। इन स्थलाकृतियों का अध्ययन 1904 में पसरिए ने किया था और 1905 में डेविस ने किया था, 1948 में किंग महोदय ने किया था। तीनों इम्पोर्टेंट हैं, तीनों को ही याद रखेंगे। क्वेश्चन इसमें सिर्फ पसरिए से पूछा गया है, लेकिन इनका भी पूछा जा सकता है, डेट पूछी जा सकती है, तो तीनों की डेट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्थायी हिम क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी हिम क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि स्थायी नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहाँ पर क्या है? हिम क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग, सॉरी एक मिनट, आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑस्ट्रेलिया में हिम क्षेत्र नहीं है, बाकी के अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड तो हमेशा बर्फ से आच्छादित रहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो भूभाग होता है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अतः वर्ष भर तापमान यहाँ पर कैसा रहता है? उच्च रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर ध्रुवीय जलवायु के कारण तापमान वर्ष भर निम्न रहता है, जिससे यहाँ पर कैसे होता है? स्थायी हिम क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है। कौन? अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
बी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है इसका? हिमानी के द्वारा, परहिमानी के द्वारा, नदी के द्वारा या फिर सागरीय तरंगों के द्वारा। जो आपके बी आकार की घाटी बनती है ये नदी के द्वारा बनाई जाती है। चलिए आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। बी आकार की घाटी का निर्माण नदी के अपरदन कार्य द्वारा होता है। सर्वप्रथम नदी लंबवत अपरदन के माध्यम से तली को काटकर उसे गहरा कर देती है। क्या करती है? सबसे पहले जो नदी आती है, नदी जब शुरुआत में चलती है, बहती है, जब पहाड़ों से निकल कर या फिर ग्लेशियर से निकल कर वो निचले स्थानों पर आती है, तो क्या करती है? वो अपरदन के माध्यम से जो घाटी होती है, वो अपनी तली होती है, उसको क्या कर देती है? गहरा करती हुई आती है, जिसके कारण नदी घाटी की गहराई बढ़ती जाती है। ये क्या है? ये नदी यहाँ से फटाफट मतलब तेज वेग से बह रही है, तो ये क्या करती है? पानी क्या होता है? काट देता है ज़मीन को, जो उसकी तली होती है। उसकी क्या होती है? गहराई बढ़ती जाती है तथा घाटी का आकार कैसा हो जाता है? अंग्रेजी के बी अक्षर जैसा हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो घाटी बनती है, अब 3D तो बनाना नहीं आता, लेकिन इस टाइप से कुछ बनती जाती है। ठीक है, ये अक्षर कैसा हो जाता है? अंग्रेजी के बी अक्षर जैसा हो जाता है। और इसके दीवारों का ढाल तीव्र होता है एवं उत्तल होता है। जो इसका कोना होता है दोनों तरफ का, उसका ढाल कैसा हो जाता है? तीव्र हो जाता है, यानी कि इस तरह से तीव्र बन जाता है। ऐसे करके बनती है वो नदी, यूँ जाती है, तो ये कैसे हो जाते हैं? ढाल तीव्र बन जाते हैं। ठीक है, यह नदी के युवावस्था में देखने को मिलती है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो बी आकार की घाटी बनती है वो नदी की कौन सी अवस्था में बनती है? तो ये बनती है युवा अवस्था में। चलिए आगे बढ़ेंगे। वे मेघ जो चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह हैं तथा रेखाओं अथवा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं, कहलाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? मध्य कपासी मेघ, मध्य स्तरीय मेघ, या फिर पच्छाम कपासी मेघ, या फिर स्तरीय मेघ। इनको बोला जाता है पच्छाम कपासी मेघ, जो कि कैसे होते हैं? गोलाकार मेघों के समूह होते हैं, जो आपने देखे होंगे इस तरह से बने होते हैं बादल, उनके समूहों में। ये कौन से होते हैं? पच्छाम कपासी मेघ होते हैं। व्याख्या इसकी देखेंगे। पच्छाम कपासी मेघ श्वेत रंग के छोटे छोटे गोलाकार रूपों में या फिर लहरनुमा रूपों में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? ये सफ़ेद होते हैं, ये बारिश नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट बात इनकी ये है, ये उच्च स्तरीय बादल होते हैं जिनकी ऊंचाई कितनी होती है? 6 से 20 किलोमीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? कौन से भाग में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है? उत्तरी दक्षिणी में, या फिर दक्षिण में, पूर्वी में, या फिर पश्चिमी में? तो यहाँ पे आर्द्र पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर वर्षा होती रही होगी, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका पूर्वी भाग हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या इसकी देखेंगे। उपोष्ण आर्द्र जलवायु चीन तुल्य जलवायु की विशेषता है। कैसी है ये? जो चीन है आपका, चीन में कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। कौन से भागों में है ये? पूर्वी भागों में है। इस जलवायु प्रदेशों में वर्षा वर्ष भर होती है। जलवायु कैसी होती है? यहाँ पे वर्षा हमेशा रहती है, यानी कि वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन गर्मी में सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कब होती है? यहाँ पे गर्मियों के मौसम में होती है, जिसका कारण है महाद्वीपों के पूर्वी भाग व्यापारिक आर्द्र पवनों के लिए अनुतटीय होता है, जिससे इस क्षेत्र को वर्षा की प्राप्ति होती है। यानी कि जो महाद्वीपों के पूर्वी भाग हैं वो व्यापारिक पवनें वहाँ से आती हैं, जिसके कारण क्या वहाँ पे वर्षा होने लगती है, और जो कि क्या करते हैं? इस क्षेत्र को वर्षा प्रभावित बनाते हैं तथा साल भर यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है, लेकिन गर्मी में सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोपेन थे, इन्होंने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार लिया था? जो कोपेन का आधार था वो था तापमान एवं वर्षण था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखेंगे अपन इसकी। कोपेन ने अपने जलवायु का वर्गीकरण तापमान एवं वर्षा के आधार पर किया था। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान व्लादिमीर कोपेन, इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। ठीक है, जलवायु का वर्गीकरण उन्होंने 1900 में प्रस्तुत किया। डेट याद रखेंगे। इसका अंतिम स्वरूप 1931 में तैयार हुआ। ठीक है, और इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार रखा था तापमान और वर्षा को माना था। कोपेन का वर्गीकरण परिमाणात्मक एवं आनुभाविक होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसा है? इनका परिमाण दिया था इन्होंने, आनुभाविक है, अनुभवों के आधार पर दिया था। और इनके वर्गीकरण का जो आधार रहा था
फ्रांसीसी विद्वान कैंडोल द्वारा प्रस्तावित 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों मेगाथर्मल, जेरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल, इन्होंने आधार किसको बनाया था? व्लादिमीर कोपे ने किसको आधार बनाया था? कैंडोल महोदय को बनाया था, जो कि कहाँ के विद्वान थे? फ्रांस के विद्वान थे। कैंडोल ने क्या किया था? जो विश्व है उसको 5 वनस्पति मंडलों में विभाजित किया था। 5 वनस्पति मंडल कौन कौन से थे? ये थे आपके मेगाथर्मल, जेरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल एंड हेकिस्टोथर्मल। ये उन्होंने क्या बताए थे? 5 मंडल बनाए थे जो कि वनस्पति के आधार पर थे। और ये कैसे थे? ये दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, मतलब विषुवत रेखा से लेकर के आप ध्रुवों की ओर में जाएंगे तो विषुवत रेखा पर कौन से हो जाएंगे? आपके मेगाथर्मल। फिर इसके ऊपर जाएंगे आपको जेरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल एंड हेकिस्टोथर्मल। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस भूवैज्ञानिक ने अंतःसागरीय भूआकृतियों के वर्गीकरण की प्रणाली स्थापित की थी? ये किसने की थी? कोपेनहेगन ने, ट्रिवार्था ने, ब्रूस जी हिजेन ने या फिर डोहार्टी ने? ये किया था ब्रूस जी हिजेन ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है। द्वितीय स्तर किसको कहा जाता है महासागरीय जल का? ये कहा जाता है थर्मोक्लाइन को। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या चलिए इसकी देखते हैं। महासागरीय जल का द्वितीय स्तर थर्मोक्लाइन कहलाता है। थर्मोक्लाइन स्तर समुद्र 200 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की गहराई वाले सागरीय क्षेत्र को कहते हैं, जिसमें तापमान तेजी से परिवर्तन होता है। थर्मोक्लाइन के नीचे अत्यंत ठंडे जल की तीसरी परत होती है। इसका तापमान कैसा होता है? न्यूनतम होता है। विस्तार समुद्र के नितल तक होता है। तापमान कैसा होता है इसका? जो थर्मोक्लाइन के नीचे तीसरी परत है, न्यूनतम तापमान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था? कौन सा देश था ये? फ्रांस था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, भारत था या फिर चीन था? जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था, इसका वर्गीकरण, मृदा वर्गीकरण जो हुआ था, कब हुआ था? 1938 में हुआ था, जो कि सबसे पहले हुआ था। विश्व की मिट्टियों का विभिन्न आधारों पर विभिन्न रूपों में वर्गीकरण किया गया। मृदा विज्ञान के विकास एवं मिट्टियों का वर्गीकरण में रूसी वैज्ञानिक बीवी डाकुचेव, इन्होंने किसी भी प्रदेश में मिट्टियों के विकास तथा उस प्रदेश की जलवायु एवं वनस्पति से गहरा संबंध बताया। किसने बताया था? ये रूसी वैज्ञानिक थे, नाम याद रखेंगे, डाकुचेव। इन्होंने क्या किया था कि कोई भी प्रदेश है उसका जो संबंध बताया था, उन्होंने जलवायु वनस्पतियों से काफ़ी गहरा संबंध बनाया था उनके मिट्टियों के विकास के लिए। ठीक है। प्रसिद्ध अमेरिकी विज्ञानी C.F. मारवुत ने संयुक्त राज्य अमेरिका का 1938 में मृदा वर्गीकरण में व्यापक तंत्र की योजना प्रस्तुत की थी। ये किसने की थी? C.F. मारवुत ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत कहलाती है, क्या कहलाती है? 90 किलोमीटर से ऊपर की पूछी गई है, तो ये हो जाएगी आपकी हेट्रोस्फीयर। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। रासायनिक संगठन की दृष्टि से भारत को 2 मंडलों में बांटा गया है। 2 मंडल कौन कौन से हैं? सममंडल एवं इसको बोला जाता है होमोस्फीयर, तथा विषममंडल, इसको बोला जाता है हेट्रोस्फीयर। विषममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ में परिवर्तित होने लग जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। बी में कौन सा हो जाएगा? हेट्रोस्फीयर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल में कौन सी परत है जो कि वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है? ये कौन सी परत हो जाएगी आपकी? समताप मंडल हो जाएगी, जो कि ट्रोपोपॉज के ऊपर में आपको देखने को मिलती है। इसकी जो हाइट होती है कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है। चलिए अपन इसकी व्याख्या देखेंगे। क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल स्थित है। इसकी ऊंचाई क्षोभ सीमा के 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं? बादल नहीं बनते हैं, और धूल के कण तथा जलवाष्प भी नाम मात्र के होते हैं, यानी यहाँ पे कोई भी जैसा प्रदूषण वगैरह नहीं होता है, धूल के कण नहीं होते हैं। जो होते हैं वो आपके क्षोभ मंडल या फिर क्षोभ सीमा तक ही सीमित रह जाते हैं, उससे आगे बहुत ही कम जा पाते हैं। इस मंडल में वायु की गति
क्षैतिज पाई जाती है। वायु की गति कैसी पाई जाती है? क्षैतिज पाई जाती है। इसी कारण इस परत में वायु जो उड़ान होते हैं, वायुयान उड़ान सुविधाजनक होते हैं, यानी उनको कोई भी बाधा नहीं मिलती है, इसलिए वो कहाँ पे उड़ते हैं? समताप मंडल में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है? अक्षांश, ऊंचाई, पवन या फिर वर्षा। जलवायु नियंत्रक पूछा गया है, नहीं है पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका वर्षा, ये कि नियंत्रक नहीं है। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। जिन कारणों से मौसम अथवा जलवायु के तत्वों में प्रादेशिक तथा कालिक परिवर्तन होते हैं उन्हें मौसम या फिर जलवायु के कारक या फिर नियंत्रक कहा जाता है। किसी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? ये अक्षांश हो सकते हैं, वहाँ का स्थल यानी जो लैंड भूमि होती है वो हो सकता है, जल का विस्तार हो सकता है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई हो सकती है, अर्धस्थायी उच्च एवं निम्न दाब की पेटियाँ हो सकती हैं, वायु राशियाँ हो सकती हैं, वायुमंडलीय विक्षोभ हो सकते हैं, सागरीय धाराएं हो सकती हैं, पर्वतीय अवरोध हो सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके जलवायु के नियंत्रक इनको कहा जाएगा। लेकिन जो वर्षा का जलवायु नियंत्रक नहीं है, इससे क्या होता है? वर्षा तो होनी है, तो वो तो होनी ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पौधों को कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? 10 की, 15 की, 16 की या फिर 20 की। जो पौधे हैं उनको 16 तत्वों की ज़रूरत होती है। डी ऑप्शन है आप, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है? कौन सी हो जाएगी आपकी? चमेरा हो जाएगी। ये कहाँ पे आपकी? हिमाचल प्रदेश में है। बाकी बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती ये तीनों आपकी जम्मू कश्मीर में है। छोड़ के किसको? चमेरा। चमेरा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में 1991 से लेकर के 2001 के दशक में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर देश की वृद्धि दर से अधिक थी? कौन सी थी ये? जम्मू कश्मीर की रही थी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या अपन देखेंगे। 1991 से लेकर के 2001 तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जम्मू कश्मीर की थी। 2001 से 2011 में भी सर्वाधिक रही थी ये। 2011 की जनगणना के आधार पर देखते हैं। जम्मू कश्मीर 23.64 रही थी इसकी वृद्धि दर, असम की 17.7 रही थी, उड़ीसा की 14.05% रही थी वृद्धि दर और पंजाब की रही थी 13.89%। 2011 जनगणना के अनुसार देश की 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी? 17.7%। चलिए आगे बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? ये कौन से राज्य में है आपका? महाराष्ट्र में है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर महाराष्ट्र में स्थित है। कौन से तट पे है ये? पश्चिमी पे है। महाराष्ट्र कहाँ पे है आपका? ये पश्चिमी में ही है। यह भारत का सबसे बड़ा एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह के सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। भारत के 5 शीर्ष माल ढुलाई वाले बंदरगाह हैं, यानी कि जहाँ से जो माल जाता आता है वो कौन से हो जाएंगे? कांडला। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में है। पारादीप उड़ीसा का। मुंबई महाराष्ट्र का। नहावशेषा ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। ये कैसे हैं? 5 शीर्ष हैं जो कि माल ढुलाई या फिर माल का आयात निर्यात ये लोग करते हैं। ये लोग नहीं, सॉरी, बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? कौन से स्थान पर नहीं है जल संयंत्र? थाल में, मानगुरु में, कल्पक्कम में या फिर नांगल में। तो जो कल्पक्कम है उसमें क्या है? भारी जल संयंत्र नहीं है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। भारत में 8 भारी जल संयंत्र हैं। 8 कौन कौन से हो जाएंगे? नांगल जो कि पंजाब में है, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। बड़ोदरा 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तूतीकोरिन इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कोटा की 1985 में हुई थी। तालचेर की 1950 में हुई थी। थाल जो कि महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। हजीरा 1991 में हुई थी एवं मानगुरु ये 1978 में हुई थी। ये सब कैसे हैं? स्थापित हैं एवं सक्रिय हैं अभी भी। धातव्य है कि नांगल भारी जल संयंत्र को 2002 में बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इनको बंद कर दिया गया था। भारी जल संयंत्र का प्रयोग दाबित भारी जल रिएक्टरों में मॉडरेटर एवं कूलेंट के रूप में होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
अलेक्जेंड्रिया ने, इराटोस्थनीज ने, स्ट्रैबो ने या फिर आर्यभट्ट ने। तो जो भूगोल शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था आपके इराटोस्थनीज महोदय ने। भूगोल एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध यूनानी थे विद्वान इराटोस्थनीज को जाता है। इन्होंने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी, इसमें गणितीय भूगोल का वर्णन किया। इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, यानी सबसे पहले भूगोल शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। कौन एक देश यूरोप मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है? कौन सा देश हो जाएगा ये? ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्वे या फिर स्पेन? तो ये हो जाएगा आपका स्पेन। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना पश्चिमी यूरोपीय देशों के पास आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु 3 मई 1960 में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना। इसके संस्थापक सदस्यों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जो संस्थापक सदस्य रहे थे, कौन कौन से देश रहे थे इनके? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी शामिल थे। नाम इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। वर्तमान में इसके 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य देश कौन कौन से हैं इसके? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एवं स्विट्जरलैंड, ये चारों देश आप याद रखेंगे। प्रश्नकाल के जो समय यानी कि जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय स्पेन यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का सदस्य देश नहीं था, जो कि अब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस देश में संदर्भित कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कृषि में पूंजीवादी दृष्टिकोण की समाप्ति की गई थी 1921 में, ये गलत हो जाएगा। भूमि का समाजीकरण हुआ था 1917 में, ये ठीक है। सामूहिक कृषि प्रणाली 1930 में शुरू हुई थी, ये भी ठीक है। निजी खेती की समाप्ति हुई थी 1940 में, ये भी ठीक है। तो ये कब हुई थी? 1921 में नहीं हुई थी, बाकी के सभी सुमेलित हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा कृषि प्रारूप प्रचलन में है? दक्षिण पूर्वी जो एशिया क्षेत्र है आपका, वहाँ पे कौन सी कृषि चलती है? सघन जीवन निर्वाह कृषि वहाँ पे देखने को मिलती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। एंड फ्रेंड्स, आपके जो सूचना मिल ही गई होगी आप लोगों को कि आपका दिसंबर 2023 वाला जो नेट JRF होने वाला है उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। तो आपने अगर अभी आप फिल कर लें, एंड के टाइम के लिए ना बैठें, क्योंकि एंड टाइम में क्या होता है, कभी साइट बिजी चलती है, तो इससे कुछ लोगों के फॉर्म नहीं भर पाते हैं। कई लोग ऐसे रह जाते हैं जिनके के फॉर्म नहीं फिल हो पाते हैं। तो आप अभी शुरुआत में ही कर लें, काफ़ी टाइम है। और आप चाहते हैं कि UGC नेट पेपर सेकंड ज्योग्राफी भी अपन डिस्कस करें इस पर, तो आप एक बार हमें मैसेज ज़रूर करें कि हाँ हमें भी ये पेपर सॉल्व करने हैं। तो हम कल से ये वाला सेशन भी शुरू कर देंगे, जिसमें कि 2005 से लेकर के हम 2022 तक, आपका 2023 तक का जो पेपर हुआ है उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।